हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और सोशल साइंस का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि पीएम श्री केंद्र विद्यालय ने बनाकर हमें दिया है। बल्कि पेपर स्कूल में आ चुका है, तो आपके सामने एक ऐसा पेपर है जो कि बच्चों ने दे चुके हैं बच्चे, और आपको अब इसको सोल्व करना है। तो लास्ट टाइम में 3 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और हम पेपर सोल्व इसलिए कराते हैं क्योंकि आपकी 3 चीज़ें कवर हो जाए। एक तो आपका रिविजन होता है पेपर सोल्व करने से, एक आपको PYQ या रियल पेपर मिलता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, और आपको पेपर को सोल्व करने की अप्रोच समझ में आ जाती है। क्लियर, यही मेन मोटिव है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। देखो, हमारे सामने सबसे पहले हमें पता है कि सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो। तो हमारे सामने सोशल साइंस का पेपर है, जो कि 1.5 घंटा में देगा। PT1 आपके सामने एग्जाम्स आ रहे हैं। पीरियड टेस्ट 1 एग्जाम में जितना बेहतर परफॉर्म करोगे, हाफ ईयरली में उतना कम इन चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर रिवीजन का काम रह जाएगा। क्वेश्चन 1 पूछता है हमसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इज फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। देखो, साफ क्वेश्चन में साफ लिखा है मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत ज़्यादा समय होता है। 1 मिलियन में, अभी मैंने मैथ्स में बताया था, 1 मिलियन में कितने हैं? 10 लाख। इंडियन वैल्यू सिस्टम के हिसाब से 10 लाख वैल्यू होती है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब 10 लाख सालों में, 10 लाख साल भी नहीं, 10 लाख कई 10 लाख सालों में, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज बनता है? तो ए विंड, कोल, सनलाइट, एयर। तो आपको पता है सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है? सूरज से। तो इसको बनने में डेली मिलता है, हमें डेली बन रहा है। एयर, कोल और विंड, आपको पता है विंड भी अवेलेबल है। तो क्या आंसर होगा आपका? देखो, रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिसोर्सेज आपके, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। क्लियर? विंड, सनलाइट, एयर, ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं और ख़त्म नहीं होते, तो ये क्या कहलाएंगे? रिन्यूएबल। ये किस में आ जाएंगे? विंड, सनलाइट और एयर रिन्यूएबल में आ जाएंगे। कोल, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनता है। डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स, जो रिमेन पार्ट रह जाते हैं ना, ज़मीन के अंदर दबे रह जाते हैं, फॉसिल्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर में कंप्रेस होते हैं। इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं। एक बार यूज़ करो और फिर ख़त्म हो जाता है। ये नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा से नहीं बनता। तो क्या हो गया? कोल हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, हमें क्वेश्चन पेपर को ऐसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन है ना, तो सिर्फ इसका ऑप्शन नहीं बताएंगे, उसके आगे पीछे की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी ज़रूरत है वो बता देंगे, जिससे कि आपके पेपर में इसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप वो सोल्व कर लोगे। जैसे हमने देखा कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हमने इसमें पढ़ लिया उस क्वेश्चन में, जबकि यहाँ पर कोई जिक्र नहीं था। तो हमें चीज़ों का पता चलता है कि रिन्यूएबल क्या है और नॉन रिन्यूएबल क्या है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2014। कौन सा राज्य हमारा 2014 में बना था? तो वो आपको बताना है। अब देखो, इंडिया में ना स्टेट्स 2 तरह के हैं। देखो, स्टेट्स हैं, एक यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि 2014 में कौन सा नया स्टेट बना, ये आपको बताना है। डेट्स याद रखना जरूरी है। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2000, अच्छा, अगर 2014 में पूछा गया है तो बाकी भी पूछे जा सकते हैं। इंडिया में स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमेशा से पहले से बनते आ रहे हैं स्टेट्स, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट्स बने हैं। तो 2000 में उत्तराखंड, 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये बने थे। ठीक है, 2014 में कौन बना? तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होके। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था। ठीक है, तेलंगाना का फॉर्मेशन एक बड़ी डिमांड थी। तेलंगाना मूवमेंट काफ़ी सालों तक चला। आंध्र प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर तेलंगाना बनाया गया था। हैदराबाद इस वक्त दोनों स्टेट्स की कैपिटल है, कैपिटल थी एक टेम्परेरी पीरियड के लिए। तेलंगाना इंडिया का 29th स्टेट बना। ठीक है, कौन सा बना? 29th। क्लियर? अब NCERT के अकॉर्डिंग तेलंगाना किस कब बना? 2 जून, 2
जून 2014 सेपरेटेड किससे? आंध्र प्रदेश से। इंडियाज 29th स्टेट है, ये हमने जाना। और 2000 में कौन कौन से स्टेट बने ये। तो इस एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अब इसमें से कुछ भी आएगा आप कर पाओगे, इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो रोल प्ले करता है अपना पेपर से पहले। तो ये जरूर देखा करो जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए, और हो सकता है जो चीज़ें आपने ना पढ़ी हो वो भी आपकी कवर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। हमारा आंसर बी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल का एग्जाम्पल इनमें से क्या है? देखो, ये समझना जरूरी है कि ह्यूमन मतलब जो चीज़ इंसान के अंदर हो। ठीक है, कैपिटल 2 तरह की होती है। एक फिजिकल कैपिटल, जो चीज़ हम साथ मतलब हाथ से छू सके, ठीक है, और जैसे कंप्यूटर, मशीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग, टूल्स, ये सब हाथ से छू सकते हैं। एक होता है ह्यूमन कैपिटल, जो चीज़ इंसान के अंदर होती है, जैसे स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ। एक स्किल्ड इंजीनियर के पास ट्रेनिंग, नॉलेज और स्किल है, मान लिया आपने, ये सब उसके अंदर है। ये ह्यूमन कैपिटल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक डॉक्टर के पास मेडिकल नॉलेज है, एक कारपेंटर के पास कारपेंटर की स्किल्स हैं, ये दोनों ह्यूमन कैपिटल के एग्जाम्पल हैं। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया स्किल प्लस नॉलेज प्लस हेल्थ ऑफ पीपल। क्लियर? ये हो गया। एजुकेशन और हेल्थ केयर से ह्यूमन कैपिटल डेवलप होती है, ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है। ये बात याद रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? स्किल्ड इंजीनियर एक एग्जाम्पल है किसका? ह्यूमन कैपिटल का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखो, कंप्यूटर, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये मशीन, ये क्या है? फिजिकल एग्जाम्पल थे कैपिटल के, लेकिन हमें क्या बताना था? ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट? अफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट को बचाने के लिए। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय वनों के संरक्षण में सहायक है? अफर्मेशन मतलब वनीकरण, ठीक है। इसके बाद अफॉरेस्टेशन, शायद मैंने अफर्मेशन बोल दिया। अफॉरेस्टेशन जो कि वनीकरण होता है। बी है एक्सेसिव माइनिंग, सी ओवरग्रेजिंग, और डी डिफॉरेस्टेशन। देखो, वनों की कटाई से हम वनों को बचा थोड़ी सकते हैं। माइनिंग ज़्यादा करेंगे तो भी वन नहीं बचेंगे, ओवर ग्रेजिंग करेंगे, अत्यधिक चराई करेंगे तो भी वन नहीं बचेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब ये है क्या, ये समझते हैं। देखो, अफॉरेस्टेशन नया पेड़ लगाना या फॉरेस्ट को बढ़ाता और बचाता है। जो अफॉरेस्ट, इस वर्ड का ही मतलब क्या है कि फॉरेस्ट बनाना, अफॉरेस्टेशन, इसका मतलब है वनों को बनाना, मतलब पेड़ लगाना, नए पेड़ लगाना। तो इस तरह से हम पेड़ लगाएंगे तो फॉरेस्ट बचेंगे ऑब्वियसली। एक्सेसिव माइनिंग का मतलब बहुत ज़्यादा खुदाई, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, जानवर बहुत ज़्यादा घास खाते हैं, ज़मीन बंजर हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब सीधा सीधा जंगलों के पेड़ काटना। तो इनमें से कोई नहीं होगा, बाकी ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, first state formed on linguistic basis. Which was the first state formed on a linguistic basis in independent India? तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद ऐसा पहला कौन सा राज्य बना जो लैंग्वेज, भाषा के आधार पर अलग हुआ? तो कौन सा राज्य बना जो भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब भाषा के आधार पर, इंडिया का पहला ऐसा स्टेट कौन सा था? तो कॉन्सेप्ट अगर देखो आप, तो 1947 में हम आज़ाद हुए। उसके बाद ब्रिटिश के टाइम की बाउंड्रीज पहले से थी। उसके बाद जो स्टेट अलग हुआ भाषा के आधार पर, तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने डिमांड की कि उनका अलग स्टेट हो। पोटी श्रीरामुलु ने इस डिमांड के लिए 58 दिन का फास्ट किया और 1952 में उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। उनकी मौत के बाद बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुआ और 1953 में आंध्र प्रदेश, देखो 1947 में हम क्या हुए? इंडिपेंडेंट हुए, आज़ाद हुए। क्लियर? 1947 के बाद हमारे पास क्या हुआ? तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने क्या की? डिमांड की उनका स्टेट अलग हो। पोटी श्रीरामुलु नाम के इंसान ने 58 डेज की हंगर स्ट्राइक की
जिसमें उनकी मौत भी हो गई। 1952 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बन गया वो, और 1953 में, याद रखना, देखो क्या है कि मैं अगर तुम्हें डायरेक्ट बता दूंगा ना तो होगा क्या कि तुम्हें पता तो चल जाएगा लेकिन तुम याद नहीं रख पाओगे। कई बार बच्चे याद कर लेते हैं, पर ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ इससे क्या होगा, इससे तुम्हें ध्यान रहेगा। स्टोरी से हमें क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। तो हम आज़ाद हुआ, पोटी श्री रामुलू ने 58 दिन का हंगर स्ट्राइक की, इसके बाद 52 में उनकी मौत हो गई, यहाँ पे वो मर गए, डाइड एट 1952, जिसके बाद 1 साल लगा, प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया। 1953 में आंध्र प्रदेश बना। क्या बना? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश बना, पहला स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर बना था। इसके बाद 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और पूरे इंडिया में भाषा के आधार पर स्टेट्स बने। ठीक है, पूरे इंडिया में भाषा के आधार पर स्टेट्स बनने शुरू हुए। तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्या बना? आंध्र प्रदेश, 1953 में। क्लियर? रीजन क्या था? तेलुगु स्पीकर्स डिमांड करने लगे थे। और शहीद कौन हुआ था इसमें? पोटी श्री रामुलू। और रिजल्ट क्या रहा था? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था 1956 में। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाना पड़ा था सरकार को 1956 के नाम से। ठीक है, ये एक्ट का नाम है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल आंसर सही है। तो आप इसको, अगर ये क्वेश्चन लंबा भी आता है तो आप इसको सिंपल इंग्लिश में लिख दो कि आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1953. It was created for Telugu-speaking people after the death of Potti Sriramulu, who fasted for 58 days, demanding a separate state. Clear? Question number 6 पर आते हैं. Which factor of production includes machinery, tools and equipment? तो उत्पादन का कौन सा कारक मशीनों, औजारों एवं उपकरणों को सम्मिलित करता है? तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, मशीनरी किस में आती है? इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये तीनों किस में आते हैं? ठीक है, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप देखो, लैंड में क्या आता है? ज़मीन आती है, नेचुरल रिसोर्स आता है, ज़मीन, नेचुरल रिसोर्स। लेबर में आता है इंसान का काम, मेहनत, वर्क, हार्ड वर्क, ये सब आता है। कैपिटल में क्या आता है? मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग, मनी, मैन मेड थिंग्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप में आती है बिजनेस ऑर्गेनाइज करना, रिस्क लेना, ये सब इसमें आता है। क्लियर? तो यहाँ पर किस में आएगा? आपको पता चल गया, यहाँ पर आएगा मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, ये सब कैपिटल के एग्जाम्पल हैं। इन्हें फिजिकल कैपिटल भी कहते हैं। तो कैपिटल ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्या कहते हैं इन्हें? फिजिकल कैपिटल भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल कैपिटल, डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल। तो आपने फिजिकल कैपिटल यहाँ देख लिया, ह्यूमन कैपिटल ऊपर देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स? इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नहीं है। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो चीज़ प्राकृतिक हमें उपलब्ध होती है, प्रकृति ने हमें दी है। ह्यूमन ने नहीं बनाई कोई सी चीज़, इंसान ने बनाई है कोई सी चीज़, इंसान ने नहीं बनाई। अब आपको देखना है, जैसे पानी हमने नहीं बनाया, प्रकृति ने हमें दिया है। सॉइल हमने बनाया नहीं है, प्रकृति ने हमें दिया है। फॉरेस्ट नेचुरल है, लेकिन प्लास्टिक इंसानों ने बनाया है। पेट्रोलियम से, केमिकल प्रोसेस से बनता है क्या? प्लास्टिक, जिसके बाद ये नेचुरल नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स, गिफ्ट्स ऑफ नेचर, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये सारे लिख सकते हो, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और आपका प्लास्टिक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट समटाइम्स मार्क सोयल एज नॉन नेचुरल। सोयल इज 100% नेचुरल, इट इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स ओवर ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ?
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्या कुछ याद आया? ये डायरेक्ट डेट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है अब तक? देखो सिर्फ हमारे इसी पेपर में रिजल्ट दिख गया, अभी हमने ये पढ़ा और ये हमारे सामने दोबारा से आ गया। पूछा गया किस ईयर में। अगर मैं इसको समझाते हुए ये ना पढ़ाता तो आपका क्वेश्चन क्लियर ना होता। मान लो यहाँ नहीं आता, आपके पेपर में आ गया, तो इस तरह से खोल कर पढ़ेंगे ना, मज़ा आएगा। तो अब ये क्वेश्चन हमने अभी देखा 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था। किस वजह से बना था ये सब हुआ था जो मैंने बताया आपको। आइए देखते हैं। द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ आपको अभी बताया था कि कब लागू हुआ। तो 1953 में आंध्र प्रदेश बनने के बाद पूरे देश में भाषा का आधार पर स्टेट्स की डिमांड आई। गवर्नमेंट ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई। इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसमें आया, क्या बोलते हैं, फोर्स में आया। ठीक है, केम इनटू फोर्स 1956। तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। बाउंड्रीज मेनली भाषा के आधार पर तय हुई। एग्जाम्पल के तौर पर बॉम्बे स्टेट से गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए 1960 में। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया 1960 में बॉम्बे से बने 2 राज्य, महाराष्ट्र एंड गुजरात। किसके बिहाफ पर? लैंग्वेज के बिहाफ पर। किस एक्ट के थ्रू? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1950। ये पूरा एक्ट बोला करो 1956। ठीक है, ऑप्शन ए 52 कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है आपका 56, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अजर्शन स्टेटमेंट, आपको पता ही है कि अजर्शन रीजन क्या होता है, कि अजर्शन सही है, रीजन सही है, दोनों गलत हैं, ये बताना है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हेल्प इन डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल। तो जो शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मानव पूंजी के विकास में सहायता करती हैं, बिल्कुल सही बात है, अपने आप में ही बिल्कुल सही बात कही गई है। ठीक है, तो अच्छा, इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा। 1953 से रिलेटेड क्या बात बताई अब तक? आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो बना था। इसके बाद 1956 एक्ट बन गया था, जिसके बाद सारे स्टेट्स अलग हुए जो भाषा के आधार पर हुए। 1960 बॉम्बे से महाराष्ट्र प्लस गुजरात अलग हुए, यहाँ पर एक्ट बना। 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ अलग हुए, बने। 2014 में तेलंगाना बना। क्लियर? इतना हमने अब तक 7 क्वेश्चनों में कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। देखो, अजर्शन और रीजन दोनों सेपरेटली चेक करने हैं। पहले ए करेंगे फिर आर करेंगे। तो ए कहता है एजुकेशन और हेल्थ केयर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। हमारी पढ़ाई और हमारा हेल्थ केयर ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवीय जो विकास है उसमें हेल्प करता है। एनसीईआरटी क्लियरली कहता है जब हम एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप होती है। रीज़न क्या है इसका? हेल्दी और एजुकेटेड लोग ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। मान लो आपको बुखार है, आपको कोई तबीयत खराब हो गई, तो आप क्या स्कूल में आके पढ़ पाओगे? या टीचर आपको पढ़ा पाएगा अगर वो बीमार हो गया? तो अगर वो हेल्दी रहेगा तो और उसकी पढ़ाई अच्छी हुई होगी तो वो देश को आगे बढ़ाने में काम करेगा। क्लियर? अब रीज़न देखते हैं इसका। हेल्दी एंड एजुकेटेड पीपल वर्क मोर एफिशिएंटली, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों क्या है? दोनों सही हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 9th के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सेम अजर्शन रीजन, अजर्शन स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। अफॉरेस्टेशन हेल्प्स इन कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स। वनीकरण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक है। ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम जंगल को बचाते हैं तो क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें बचती हैं। जैसे पेड़ लगाने से फॉरेस्ट बढ़ते हैं, सोयल बचती है, वाटर साइकिल मेंटेन होती है। तो ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में ट्रू है। रीज़न की बात करें, ट्रीज सोयल इरोज रोकने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीज हेल्प इन प्रिवेंटिंग सोयल इरोजन एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये बिल्कुल सही रीज़न है, परफेक्ट रीज़न दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों ट्रू है। सेम इसका भी ए होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर?
ओके, सेक्शन बी पर आते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन आपको लगभग 2 नंबर का मिलेगा। 5 में से 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, 10 मार्क्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। स्टेट एनी 2 रीजंस व्हाई नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड जुडिशियसली। देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले। हाँ, अब आपसे कहा क्या गया है वो समझो। 2 रीजन देने आपको। नेम एनी 2 स्टेट्स दैट वर फॉर्म्ड, स्टेट एनी 2 रीजन व्हाई नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड जुडिशियसली। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं विवेकपूर्ण उपयोग क्यों किया जाना चाहिए, कोई 2 कारण लिखिए। तो देखो जुडिशियसली मतलब है यहाँ पर वाइजली। वाइजली मतलब समझदारी से, ठीक है, समझदारी से। क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है? कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि क्या इतनी बड़ी इंग्लिश आपको लिखाई दिख रही है? अगर दिख रही है तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर लिखा है कि 2 समझदारी से यूज़, 2 कारण बताओ क्यों हमें नेचुरल रिसोर्सेज को समझदारी से, जुडिशली मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि लॉ के अकॉर्डिंग, बल्कि समझदारी से क्यों यूज़ करना चाहिए। तो वाइजली समझदारी से क्यों ज़रूरी है, वो 2 रीज़न क्या है। देखो बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर हम इन्हें वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे। मानो मेरी बात, पेड़ों को काटे जाओगे, आने वाले टाइम में पेड़ उगे, समय लगेगा उगने में, ख़त्म हो जाएंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, ठीक है। तो पहला रीज़न है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। और दूसरा रीज़न हो सकता है आपका कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर हम आज सब यूज़ कर लेंगे तो हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप जब बड़े हो जाओगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, उनके लिए क्या बचेगा? तो इसलिए समझदारी से यूज़ करो। क्लियर? रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड एक्सॉस्टिबल, उन्हें यूज़ करके ख़त्म किया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्म फ्यूचर, ठीक है। ओवर यूज़ लीड्स, किस चीज़ को यूज़ करता है? ज़्यादा यूज़ करना किस चीज़ का क्या होता है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं फर्स्ट कि, तो ये आपके सामने, अगर देखो 2 रीज़न पूछे गए हैं। एक है मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड नॉन रिन्यूएबल, तो एक बार वो यूज़ हो गए तो फिर दोबारा से वो नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल कोल और पेट्रोलियम, जैसे कि आपको पता ही है। अब क्योंकि तुम्हारे पास 3, भले ही वो 2 मांग रहा है, मैंने तुम्हें 3 लिख दिए। ओवर यूज लीड्स एनवायरमेंटल डैमेज, तो एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचेगा अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे। तो 3 कारण हो गए जो हमने लिख लिए, ठीक है। 11th क्वेश्चन हुआ। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि नेम एनी 2 स्टेट्स दैट वर फॉर्म्ड इन द ईयर 2000। देखो क्लियर, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। तुम समझते क्यों नहीं कि हम जैसे डीप क्वेश्चन में घुसते हैं हमारे और क्वेश्चंस होते चले जाते हैं। अभी तुम्हें समझाया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू, और ये क्वेश्चंस हमारे क्लियर होने लगे। तो जैसे तुम ये पेपर करते हो ना, मैं 100% कह रहा हूँ कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा अपना पेपर करने में। बस ये पेपर कर लो अच्छे से। तो 2000 में कौन से स्टेट्स बने थे? 3 बने थे। इनमें से कोई 2 बताने हैं आपको, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। मैं तीनों बता चुका हूँ। अब तीनों की डेट देख लेते हैं। देखो झारखंड की बात करें तो कब बना था? झारखंड आपका बना था, बिहार से अलग हुआ था। कहाँ से? बिहार से बना था, ऐसे ही लिख लेते हैं, बिहार से बना था, जिससे आप याद रख पाओ। बिहार से बना था। कब बना था? 15 नवंबर 2000। क्लियर? फिर इसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें, किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। क्लियर? ठीक है। इसके बाद तीसरा छत्तीसगढ़, मैं बता चुका। कब? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, एमपी से। किस डेट को? 1 नवंबर 2000। क्लियर? तीनों, कोई भी 2 बताने हैं। उत्तराखंड कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। कार्व्ड आउट ऑफ, अच्छा इसको लिखते कैसे हैं कि कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश और कार्व्ड आउट ऑफ बिहार, इस तरह से लिखोगे आप, ठीक है।
तो 2000 उत्तराखंड प्लस झारखंड प्लस छत्तीसगढ़, तीनों कहाँ कहाँ से हुए सब बता दिया मैंने। और याद रखना फिर से याद करने के लिए बता रहा हूँ, 2000 के बाद 2014 में हुए थे, कौन से? तेलंगाना हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ये हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हें ये चीज़ बताकर कि इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं तो अच्छा लगता है। राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है। ठीक है, देखो हिंदी में इसको उद्यमी कहते हैं। एक उद्यमी की कोई 4 विशेषताएं बताओ। देखो एंटरप्रेन्योर होता क्या है, जब हमने कोई वाटरमेलन बेचा तो वाटरमेलन बेचने को हमने बिजनेस कहा, ठीक है, सेलिंग का। लेकिन अगर हमने उसकी स्मूदी बनाकर उसको 4x प्राइस पर बेच दिया तो वो जो स्मूदी बनाई, वो शेक बनाया, उसमें हमने जो दिमाग लगाया, वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाई। ठीक है, तो वो उद्यम हो गया। जो बिजनेस स्टार्ट करे, रिस्क ले, उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है आपको। वो क्या हो सकती है? ये रिस्क लेता है, ये इनोवेटिव होता है, रिस्क हो गया, इनोवेटिव हो गया, ठीक है, इसके बाद लीडर हो गया और डिसीजन मेकर हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तो प्रॉपर आंसर में अगर जाएं तो फर्स्ट हो जाएगा आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जिसके अंदर आप लिख सकते हो कि एन एंटरप्रेन्योर इज विलिंग टू टेक रिस्क। अच्छा, जब आपको ऐसा बोरिंग लगे ना कि मैं लिख रहा हूँ, यार भैया तो लिख रहे हैं और मैं टाइम पास नहीं हो पा रहा, या फिर मैं मुझे तो आ गया समझ में, चलो आगे बढ़ता हूँ, स्किप कर देते हो वीडियो को, तब ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम प्ले होता है। देखो जब मैं लिख रहा होता हूँ ना कुछ भी, तो पेन और पेपर रफ कॉपी ही भले ले लिया करो, लेकिन वो जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ तुम्हें समझ में आने के बावजूद लिखा करो। इससे क्या होगा, पेपर में भी तो लिखना ही पड़ेगा ना, भले ही समझ में आ गया हो। अगर पेपर में ही नहीं लिख पाओगे तो यहाँ कैसे लिख रहे हो, यहाँ कैसे ऐसे बैठे हो? तो लिखो, जब मैं लिख रहा हूँ और मैं बोलते बोलते लिख रहा हूँ तो उस चीज़ को लिखा करो, सुना करो, जिससे कि वो याद रह जाएगा। ठीक है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज विलिंग टू टेक रिस्क एंड इन्वेस्ट मनी इवन। अच्छा, इससे स्पीड भी तेज होगी, लिखने की रेटिंग साफ होगी, स्पीड तेज होगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आंसर याद हो जाएगा। व्हेन सक्सेस इज नॉट गारंटीड। ठीक है, बी लिख सकते हैं हम। बी लिखते हैं इनोवेटिव थिंकिंग, जैसे मैंने बताया। इनोवेटिव थिंकिंग, an entrepreneur thinks of new ideas, new products or better ways of doing things. ठीक है, थर्ड लिख सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी में एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेस पीपल, क्या करता है, रिसोर्स और गाइड करता है टीम को। पीपल एंड रिसोर्सेज एंड गाइड पीपल, गाइड्स पीपल, और आप कह सकते हैं guides the team towards a goal।
क्लियर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ वन क्या है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। An entrepreneur makes important business decisions confidently and efficiently। क्लियर, ये आपके चारों हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। 14 पर आते हैं, मेंशन एनी 2 मेथड्स एडॉप्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। 2 मेथड बताने हैं जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए एडप्ट किए जा सकते हैं। तो वनों के संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले कोई 2 उपाय बताने हैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए हो गया आपका पहला कि फॉरेस्ट को बचाने के 2 तरीके बताने हैं। सिंपल, अफॉरेस्टेशन हमने ऑप्शंस में कर लिया था स्टार्टिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। अफॉरेस्टेशन इसका एक तरीका है। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग है, अच्छा लिख लेते हैं। 2 मेथड बताया ना, तो 4 लिख लेते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए। अफॉरेस्टेशन, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, इसके बाद फॉरेस्ट लॉज, वनों के कानून बना देने चाहिए हमें, और अवेयरनेस। क्लियर। अफॉरेस्टेशन में हम नए पेड़ पौधे लगाते हैं, कंट्रोल ग्रेजिंग में हम एनिमल्स को जो ग्रेज करते हैं वो डिजाइनिंग वे में करते हैं, एक तरीका मैनेज करते हैं। इसके बाद डिवीजन के लिए अफॉरेस्टेशन नए पेड़ लगाना, कंजर्वेशन करना उनका, कंट्रोल ग्रेजिंग हो गया, लिमिटेड एनिमल मूवमेंट करना, फॉरेस्ट लॉज और अवेयरनेस कैंपेन चलाना। 4 हो गए, कोई भी लिख सकते हो आप। इसके बाद मेंशन एनी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स टूवर्ड्स वर्कर। तो जो नियोक्ताएं होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स, नियोक्ताओं के श्रमिकों के प्रति कोई 2 उत्तरदायित्व लिखिए। मतलब 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है आपको एम्प्लॉयर्स टुवर्ड्स वर्कर। तो फेयर वेजेस होना चाहिए और सेफ वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। तो इसमें आप लिख सकते हो फेयर वेजेस और सेफ वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। जिसमें फेयर वेजेस, एम्प्लॉयर्स मस्ट पे वर्कर्स फेयर एंड एडुकेट वेजेस फॉर देयर वर्क एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहीं सेफ वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पर वर्कर सेफ रहे, कहीं पर उसकी मतलब हाइजीन का ध्यान रखा जाए, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उसको सेफ एरिया प्रोवाइड करा जाए, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, वर्कर्स के एक्सीडेंट्स और हेल्थ हजार्ड से प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस तरह की सेफ वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कवर हुआ हमारा। इनमें से कोई एक करना होता है, कोई भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। देखो ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल हम पहले पढ़ चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो अंतर क्या है, दोनों का कंपेरिजन करना होगा, एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। अब किन चीज़ों पर पॉइंट्स लिख सकते हो आप पॉइंट लिख सकते हो, एक तो जैसे ह्यूमन कैपिटल हो गया ये ले लेते हैं हम पर्पल, ह्यूमन कैपिटल हो गया और ये फिजिकल कैपिटल हो गया, ठीक है। किन किन चीज़ों पर लिखना है, मीनिंग, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हो लोकेशन, इसके बाद आप लिख सकते हो एग्जाम्पल क्या है, और इसके बाद आप लिख सकते हो डेवलपमेंट, ठीक है। अब मीनिंग में अगर बात करें, मीनिंग में क्या आ जाएगा, स्किल्स, नॉलेज इन अ पर्सन, मैंने बताया था नॉलेज इन अ पर्सन। फिजिकल कैपिटल में होता है मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह। इनसाइड ह्यूमन बीइंग, ये लोकेशन कहाँ है इसकी, इनसाइड अ ह्यूमन
बीइंग, और इसकी लोकेशन कहाँ है, आउटसाइड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आउटसाइड, और इसको लिख सकते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर, इंजीनियर, ये क्या है आपकी ह्यूमन कैपिटल है, और फिजिकल कैपिटल क्या है, फैक्ट्री, कंप्यूटर। वही डेवलपमेंट की बात करो तो थ्रू एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू होता है, थ्रू एड एंड हेल्थ, एजुकेशन एंड हेल्थ। और बात करें यहाँ पर बाय, बाइंग, खरीदने या बनाने से, मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर। इस तरह से हमने लिखा, ये हमारा कवर। इसके बाद सेक्शन सी पर आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं आपके। 2 क्वेश्चन है 3 नंबर के, 6 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक्सप्लेन एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोड्यूसर्स टुवर्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनवायरनमेंट। तो आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादकों के प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण के प्रति कोई 3 उत्तरदायित्व स्पष्ट कीजिए, के 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ जो प्रोड्यूसर की नेचुरल रिसोर्स और एनवायरनमेंट के प्रति होनी चाहिए। वो कौन सी 3 हो सकती हैं, देखो। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो प्रोड्यूस करता है, ये बात हमें पता है। प्रोड्यूसर जो कोई भी रिसोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे खेतों में किसान हो गया, फैक्ट्रियों में प्रोड्यूसर हो गई, फैक्ट्री, कंपनी। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है उनकी नेचर और एनवायरनमेंट के प्रति। एनसीईआरटी कहती है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट की रिसोर्सेज के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं। एक, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन होना चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मिनिमम वेस्ट होना चाहिए, और तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी यूज होनी चाहिए। क्लियर। तो ये 3 चीज हो सकती हैं। अब यूज ऑफ इको फ्रेंडली मेथड्स क्या है कि प्रोड्यूसर्स शुड अडॉप्ट प्रोडक्शन मेथड्स दैट कॉज मिनिमम हार्म टू द एनवायरनमेंट, दे शुड यूज क्लीन टेक्नोलॉजीज एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मिनिमम वेस्टेज की बात करें तो प्रोड्यूसर मस्ट यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल एंड फॉरेस्ट केयरफुली एंड अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान कोई भी अननेसेसरी वेस्ट नहीं निकलना चाहिए। और तीसरा, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए। तो इस तरह की आप चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने लिख ली, इको फ्रेंडली मेथड्स, मिनिमम वेस्टेज और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी यूज। क्लियर। क्वेश्चन 16 हुआ। और पार्ट क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की 3 क्वालिटीज बताओ जो कि एक एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए। तो एक हो सकती है आपकी विजन और इनोवेशन। भाई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन है, जिसका विजन बड़ा है, तो विजन एंड इनोवेशन। क्लियर। विजन और इनोवेशन में क्या लिखेंगे कि अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैज अ क्लियर, कॉपी पेन लेके रिपीट, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जाओ। विजन फॉर द फ्यूचर एंड कॉन्स्टेंटली thinks of new and better ways to produce goods and provide services. क्लियर। एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरे पॉइंट में होगा आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी में क्या आ जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है
एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करती है? फाइनेंशियल पर्सनल रिस्क, ये तो हमें पता ही कि फाइनेंशियली हम अपना पैसा लगाते हैं। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को ENTR लिख लेता हूं मैं। एंटरप्रेन्योर इज करेजियस इनफ to take calculated risk and move forward despite uncertainty. क्लियर? भले ही अनसर्टेनिटी आ जाए लेकिन वो रिस्क लेगा और अपने करेज से, इनफ उसके अंदर करेज होगा कि वो कैलकुलेटेड रिस्क ले सके। ठीक है। और थर्ड पॉइंट, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लिखेंगे अ गुड एंटरप्रेन्योर is an effective leader who can bring together land, labor, capital and manage them efficiently to achieve business goals. क्लियर? ये होने चाहिए 3 क्वालिटीज किसके अंदर? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर। 17वां क्वेश्चन आपका है, 17th क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन 3 एडवांटेजेस ऑफ द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जो देश का भारतीय राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन की कोई 3 लाभ स्पष्ट बताने हैं। 3 लाभ क्या हुए? तो भाषा के आधार पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ये तो आपको पता है। इसके 3 फायदे क्या हैं कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो गया, कल्चरल आइडेंटिटी बन गई और यूनिटी हो गई। यूनिटी बढ़ती है। ठीक है। यूनिटी मतलब अपने बीच के लोगों को एक समान बढ़ावा मिलता है। तो एक हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आसान हो गया। तो ये क्या हो गई? ये हमारी 3 एडवांटेजेस हो गई, 1, 2 और 3। 3 एडवांटेजेस क्या है कि ईजियर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? ईजियर हो गया। ठीक है। और इससे क्या हुआ? जो ऑफिसर हैं और पब्लिक के बीच में जो भाषा का संवाद है वो आसान हो गया। इससे बातचीत आसान तरीके से हो जाएगी। ठीक है। आसान से कर सकते हैं। कल्चरल आइडेंटिटी की बात करें, लोकगीत, साहित्य, ठीक है, फोक सॉन्ग्स एंड ट्रेडिशन, ये सब बच गए। लोकगीत, साहित्य, ट्रेडिशन सब अपनी भाषा में होते हैं और यूनिटी बढ़ती है। एक भाषा लोग एक भाषा के एक लोग एक साथ फील करते हैं। ठीक है। एक यूनिटी फील करते हैं इन सब में। ठीक है। ये 3 एडवांटेजेस हो गई। तो आप इस तरह से आंसर अपना लिख देंगे। इसके बाद सेक्शन डी की तरफ आते हैं, जहाँ पर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है रीड द फॉलोइंग केस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके बिहाफ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्या पहले एक केस दिया गया है। इस केस में आप देखो कि विलेजर नियर अ फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन अ ट्रीज, रिवर्स एंड फर्टाइल लैंड फॉर इट्स लिवलीहुड। जीवन यापन के लिए उसका, देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है साफ, जीवन यापन के लिए नदी, जंगल तथा
उपजाऊ भूमि पर निर्भर रहता है, ठीक है, अपनी आजीविका के लिए। इन रिसेंट ईयर्स एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, केयरलेस यूज ऑफ वाटर हैव रिड्यूस्ड द availability of natural resources. The villagers have now started planting trees, harvesting rainwater, and using resources wisely to protect the environment for future generations. तो बेसिकली आपके सामने एक स्टोरी दे दी गई कि ज़्यादा यूज़ होने की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। विलेजर जो हैं उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, ट्रीज़ का प्लांटिंग करना स्टार्ट कर दिया, हार्वेस्टिंग रेन वाटर को बचाना स्टार्ट कर दिया और रिसोर्सेज को समझदारी से यूज़ करना शुरू कर दिया, वाइजली यूज़ करना शुरू कर दिया। किस लिए? एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन इसके बिहाफ पर पूछा जाता है कि विच मेथड इज़ बीइंग एडॉप्टेड टू कंजर्व वाटर। वाटर को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए कौन सा मेथड एडॉप्ट किया जाता है? माइनिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वर्षा जल संचयन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आता है विच नेचुरल रिसोर्स इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय प्लांटिंग ट्रीज। तो ट्रीज को प्लांट करने से कौन सा नेचुरल रिसोर्स बचता है हमारा? फॉरेस्ट बचते हैं, कोल बचता है, पेट्रोलियम बचता है, नेचुरल गैस बचता है। तो आपको पता है क्या बचता है? हमारे पेड़ पौधे लगाने से हमारे जंगल बचते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फॉरेस्ट बचते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि द केयरफुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हेल्प्स। किस चीज़ में हेल्प करता है केयरफुल अगर यूज़ करें हम नेचुरल रिसोर्सेज का? ये पोल्यूशन को इंक्रीज करता है, कंजर्विंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन और वेस्टिंग रिसोर्सेज। देखो वेस्टिंग रिसोर्सेज नेगेटिव है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाएगा तो जंगल कट जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ जाएगा। अगर हम समझदारी से केयरफुलनेस के साथ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें तो क्या होगा? हमारे भावी पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए संसाधनों के संरक्षण में हेल्प होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कौन सा मेथड आता है? आपको पता है, अफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगाना, पेड़ लगाना, नए पेड़ लगाना। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, सेम केयरफुल पढ़ना है आपको, केस को आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को। तो केस क्या है वो देख लेते हैं। 19 का लिखा है कि अर्जुन स्टार्टेड अ मोबाइल फ़ोन रिपेयर सेंटर इन हिज टाउन में, अपने ही टाउन में अर्जुन स्टार्ट करता है मोबाइल फ़ोन रिपेयर सेंटर। वो कंप्लीट करता है टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स बिफोर स्टार्टिंग हिज बिजनेस। अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स करता है। परचेज क्या करता है वो? रिक्वायरिंग टूल्स परचेज करता है जो कि अपनी सेविंग से, एंड लेटर टुक अ स्मॉल बैंक लोन टू एक्सपेंड द शॉप। तो शॉप को बढ़ाने के लिए वो बैंक से लोन भी लेता है। जो उसकी स्किल है, मॉडर्न इक्विपमेंट है, वो हेल्प करते हैं उसको क्या? बेटर सर्विस कस्टमर को देने के लिए। अब आपको एक स्टोरी बता दी अर्जुन की, इसके बिहाफ पर क्वेश्चन फर्स्ट पूछता है आपसे, द टेक्निकल ट्रेनिंग रिसीव्ड बाय अर्जुन हेल्प्ड इन डेवलपिंग। तो जो उसने टेक्निकल ट्रेनिंग की थी अर्जुन ने, उसने उसको किस चीज़ में हेल्प किया? ह्यूमन कैपिटल में, लैंड में, नेचुरल रिसोर्स में और फिजिकल कैपिटल में। तो ऑब्वियसली उसको उसने हेल्प किया किसमें? ह्यूमन कैपिटल में, क्योंकि उसकी स्किल बढ़ गई। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, द टूल्स परचेज बाय अर्जुन आर एन एग्जांपल ऑफ लेबर कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको पता है कि पूंजी में कैपिटल में आता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स उसने खरीदे थे, तो किस में आएंगे? कैपिटल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कहता है द बैंक लोन अरेंज्ड बाय अर्जुन वाज मेनली यूज्ड फॉर। किस लिए यूज किया जाता है बैंक? बिजनेस को बढ़ाने के लिए, है ना, इसीलिए उसने लिया था। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? एक्सपेंडिंग द बिजनेस, बिल्कुल सही, यहीं पर बढ़ा देते हैं आंसर को, बाकी सब गलत होंगे। क्वेश्चन फोर्थ कहता है विच फैक्टर मेनली हेल्प्ड अर्जुन प्रोवाइड बेटर सर्विस टू कस्टमर। तो पूछा गया है कि अर्जुन को किस फैक्टर ने, किस वजह से वो ग्राहकों को बेहतर सर्विस दे पा रहा था? स्किल और टेक्नोलॉजी की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से। ऑब्वियसली उसने कौशल एवं प्रौद्योगिक सीख ली थी, तो स्किल एंड टेक्नोलॉजी उसने की वजह से वो बेहतर सर्विस प्रोवाइड करा पा रहा था अपने कस्टमर्स को। सेक्शन ई पर आते हैं, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आपको एक पॉलिटिकल मैप दिया जाएगा इंडिया का, जिसमें लोकेट करनी है ये जगहें और लेबल भी करनी है। तो अरेबियन सी बताना है। देखो कुछ इस तरह से आपको अपने इंडिया का मैप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको अरेबियन सी कहा गया है, तो अरेबियन सी किधर है? ये आपका अरेबियन सी इस तरफ होता है, ठीक है, ये अरेबियन सी है। इस तरफ क्या कहलाता है? ये एरिया में जहाँ पर हमारे अंडमान एंड निकोबार है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल,
क्लियर। नर्मदा रिवर कहाँ है? स्टेट फॉर्म्ड इन 1960 आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ बॉम्बे स्टेट। और इसके बाद बस ये 3 चीज़ें बतानी है। अब आपको मैं बताता हूँ मैप पर ये कहाँ पर है। बाकी चीज़ क्या है? नर्मदा रिवर जो कि आपकी पॉलिटिकल मैप पे आप दिखाओगे, ये नर्मदा रिवर आपकी जा रही है। इसके अलावा तापी पूछता है ये रही, गंगा पूछता है ये रही, इसमें सारी दामोदर ये रही, महानदी ये रही, मेजर कृष्णा ये रही, सतलज ये रही, ब्रह्मपुत्र ये रही। तो मेजर नदी इसमें कवर हो गई है। अरेबियन सी इस तरफ होता है, आपका बे ऑफ बंगाल इस तरफ होता है, और इसमें यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात ये अलग हो गए थे, और इनको मिलाकर क्या बनता था? इनको मिलाकर ये स्टेट पूरा क्या बनता था? ये बनता था बॉम्बे। इसमें से 2 स्टेट निकले, गुजरात और 1960 में महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको मेंशन करना है और लिखना है। इस तरह से हमने अपना क्लास 8th का सोशल साइंस का पेपर सोल्व कर लिया है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड बाय, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। पीरियडिक टेस्ट 1 स्टार्ट हो चुके हैं। कमेंट्स में मुझे अगले अपने पेपर के बारे में बता दो, जो सा भी पेपर आपको कराना है, जो भी प्रॉब्लम आपको लगी कमेंट में मुझे बताना, और जितनी भी चीज़ें हैं सब कमेंट्स में बात करते हैं। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।